नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आपको बता दें कि हमारे साथ आज पैनल में सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद के वो शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद हैं जिनके पढ़ाए हुए बच्चे पिछले 23 सालों से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट सूची में अपना स्थान बना रहे हैं। वो जिले की चाहे टॉपर्स की सूची हो या प्रदेश की सूची हो, वो उसमें अपना स्थान वो अग्रणी रूप से बना रहे हैं और सीतापुर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आई इंडिया ने एक पहल की है, चूँकि बोर्ड की परीक्षाएं कुछ ही समय बाद होनी है, ऐसे में वो किस प्रकार तैयारी करें बोर्ड के परीक्षार्थी, और उनके लिए हमने इन शिक्षिकाओं और शिक्षकों का एक पैनल बुलाया है। और ये उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो हर साल जो एक टॉपर्स की सूची है उसमें बच्चे आते हैं, तो जाहिर तौर पर ये उन शिक्षक शिक्षिकाओं से भी अलग हैं। तो इसीलिए हमने इन सबको आज आमंत्रित किया है और इनसे जानेंगे। आज ये अपनी पाठशाला लगाएंगे, अलग अलग विषयों के ये शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, ये आपको विषयवार बताएंगे कि कैसे वो तैयारी करें बोर्ड परीक्षाओं की और कम समय में कैसे अच्छे अंक हासिल करें। तो ये भी बता दें कि इस बार की जो बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं वो 14 अप्रैल से 12 मई तक चलेंगी। इस बीच सीतापुर ज़िले में इस बार 137 जो परीक्षा केंद्र 137 ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनमें 85,290 परीक्षार्थी इस बार एग्ज़ाम देंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के। ऐसे में इन परीक्षार्थियों को कैसे वो कम समय में तैयारी करें और कोरोना काल में कैसे अपने अच्छे अंक लाएं, तो हम एक बार आपका परिचय कराने जा रहे हैं। हमारे साथ सीता इंटर कॉलेज के जो फिजिक्स के टीचर हैं अभिषेक मौर्य जी, वो मौजूद हैं, और हमारे पास में हिंदी की जो शिक्षिका हैं प्रतिभा सिंह, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा अंग्रेजी के जो टीचर हैं अनूप सूरज जी, और गणित के अनुराग दीक्षित जी, और मेरे जस्ट बगल में रोहित सिंह केमिस्ट्री के शिक्षक हैं। आज इनकी जो पाठशाला आपके लिए लगने जा रही है, परीक्षार्थियों के लिए लगने जा रही है, इन्हीं से जानेंगे कि वो अब कम समय के लिए कैसे कैसे टिप्स देने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे फिजिक्स के जो टीचर हैं अभिषेक मौर्य जी, और उन्हीं से जानेंगे जो परीक्षार्थी हैं आपके मुताबिक इस समय किन 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 बातों का उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है और कैसे वो अपनी तैयारी करें। यहाँ सबसे पहले विद्यार्थियों, आप सभी को मैं अपना परिचय करा दूँ। माई सेल्फ अभिषेक मौर्य, फिजिक्स लेक्चरर ऑफ सीता इंटर कॉलेज। तो सभी विद्यार्थियों को पहले आशीर्वाद देना चाहूँगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और पढ़ाई के दौरान देखो, इस समय 1 महीने का 2 महीने का मतलब टाइम बढ़ गया है बच्चों के पेपर के लिए। तो उन सभी बच्चों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग, टाइम कम है, और ख़ासकर वो विद्यार्थी जो कमज़ोर हैं थोड़ा, उन पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो कैसे पास करें और कैसे अच्छे मार्क्स लेके आएँ। इस समय से प्रीवियस ईयर के अगर पेपर उठा लें बच्चे, अनसॉल्व पेपर मिलते हैं मार्केट में, उनको उठा लें। उनमें अगर आप वो खुद स्वयं से आकलन करें, देखें, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चंस पर वो फोकस करें, उन क्वेश्चंस को नोट कर लें, अपने संबंधित शिक्षक से जा करके विद्यालय में बात करें, उन पर उनसे पूछें। वो निश्चित रूप से उनको बताएंगे, उनके आंसर देंगे। कैसे उनको लिखना है, सबसे पहले पेपर का भी शेड्यूल पता होना चाहिए। पेपर आया, पेपर का टाइम मैनेजमेंट पहले से करना चाहिए बच्चों को। 15 मिनट इसीलिए पहले 15 मिनट और दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि अच्छे से उस पेपर को पढ़ लें। पढ़ने के बाद क्या होता है कि फिर वहाँ से स्टार्ट करें जो क्वेश्चंस उनको अच्छे से आते हों, और जो क्वेश्चन ना आते हों उनको बाद में करें। लेकिन जो बेहतर ढंग से तैयार हो क्वेश्चन, उनको अच्छे से पहले करें। और लेकिन जो मैंने ये तरीका बताया है कि जो क्वेश्चंस अनसाल में रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर लें। वो लापरवाह विद्यार्थी जो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिनों से, जैसे बहुत विद्यालय नहीं ओपन हो सके टाइम पर, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे जिनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाई, तो वो लोग यही करें, उसके लिए अनसॉल्व पेपर से देख लें क्वेश्चंस और अपने संबंधित टीचर से बात कर लें उस पर। वो जरूर निश्चित रूप से उनको हल करा देंगे, अच्छी तैयारी उनकी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी जानकारी जो फिजिक्स के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए आप पढ़ाते हैं सीता इंटर कॉलेज में, अभिषेक मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि अनसॉल्व पेपर जो मार्केट में उपलब्ध है उसको ले लें, और जो आपको विषय पहले आता है
उसको आप लिखें, उस पर आप ज़्यादा फोकस मारें। फिर जो नहीं आता है उसके लिए वो टीचर से संपर्क करें और ऐसे तैयारी करें तो निश्चित तौर पर जो कमज़ोर परीक्षार्थी हैं, जो कहीं ना कहीं अपने को कमज़ोर मानते हैं, उनको उनकी वो कमज़ोरी दूर हो जाएगी और वो भी अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। हमारे साथ सीता इंटर कॉलेज की ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो हिंदी विषय पढ़ाती हैं और प्रतिभा सिंह, वो मौजूद हैं। वो बोर्ड के परीक्षार्थियों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं बताना चाहूँगी कि जो मैं हाई स्कूल इंटर दोनों में पढ़ा रही हूँ, मैं जो सबसे ज़्यादा कमी बच्चों में देखती हूँ वो उनकी जो लिखने की फ्लुएंसी है वो सही नहीं होती है, जिसके कारण जो है मैक्सिमम बच्चों का मैं देखती हूँ कि ऐसे जो है वो छूटता है। और एक उसमें इंटरमीडिएट में लेटर है, तो बच्चे जो लेटर लिखते हैं, लेटर लिखने का पैटर्न भी नहीं सही होता, जो कि ये सब मैक्सिमम मार्क्स हैं इनके, और इसमें बच्चों को फुल मार्क्स मिलते हैं। इसलिए बच्चों को जो चीज़ें देख रहे हैं कि बच्चे जिनमें हमको फुल मार्क्स मिल रहा है, जैसे मान लीजिए ग्रामर पोर्शन है उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, तो बच्चों को चाहिए कि जो फुल मार्क्स वाले हैं और इजी हैं, सन विच्छेद है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, तो बच्चों को इनकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और थोड़ा सा टीचर्स को भी, जो भी जिस भी कॉलेजेस के हों, उनको मोटिवेट करना चाहिए। हम लोग भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। आप क्लास में जाइए, अगर डायरेक्ट आप बच्चों से, बच्चे दो कैटेगरी होती है हर क्लास में। एक कैटेगरी होती है बच्चों की कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, और एक कैटेगरी होती है जो बच्चे उसमें थोड़ा केयरलेस होते हैं। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ज़्यादातर केयरलेस स्टूडेंट पर होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे स्टूडेंट से नहीं बनेगा। किसी भी कॉलेज का रिजल्ट जो बनता है वो दोनों कैटेगरी को लेकर बनता है, इसलिए दोनों कैटेगरी पर ध्यान देना चाहिए। और बच्चे एक सीक्वेंस से नहीं लिखते, जैसा कि अभी आपसे जिन्हें आपको बताया कि जो क्वेश्चंस उनको पहले आते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर अच्छे से उनको आ रहा है सारा पेपर, एक बार पेपर को 15 मिनट उनको मिलते हैं, उस 15 मिनट में वो पेपर को एक बार पढ़ लें, और अगर वो सीक्वेंस से करते हैं तो पेपर जो एग्जामिनर होते हैं, हम ही आप में से कोई एग्जामिनर होता है, तो उनको वो चेक करने में आसानी होती है। आप एक क्वेश्चन दूसरा कर रहे हैं, दूसरा आंसर दूसरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपने सीक्वेंस से किया है, एक माइंड फिट हो जाता है, माइंड में फिट हो जाता है कि मैं जो क्वेश्चन चेक कर रही हूँ इसका ये है, ये है, ये है, या कोई भी चेक करे, कर रही हूँ, कर रहा है, तो वो एक सीक्वेंस से चेक करते चले जाते हैं। और अलग अलग अगर कहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसमें मैं देखती हूँ कि बच्चों का लॉस होता है। हम लोग भी कापियाँ चेक करते हैं। और दूसरी बात है कि समय समय पर जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों के टेस्ट लेते रहें अपने क्लास में, और बच्चों को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको उसमें वो टेस्ट के अकॉर्डिंग उन पर फोकस करें। या उनमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर वो बच्चों को कैटेगरी एक डिवाइड कर दें क्लास में, कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको दूसरी चीज़ें, और जो दूसरे कमज़ोर बच्चे हैं उनको दूसरी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि एक कैटेगरी इक्वल हो जाएगी, क्लास जो है पूरा मेंटेन हो जाएगा। दूसरा मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं बच्चे केयरलेस होते हैं, तो केयरलेस बच्चों पर टीचर्स जो भी होते हैं, सब्जेक्ट टीचर, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब वो ज़्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी भय उत्पन्न होता है कि ये टीचर मुझ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या उनकी पैनी नज़र मुझ पर है। तो बच्चे के अंदर देखिए ये तो है कि आजकल जो सोशल मीडिया है, जो ये फेसबुक है, इसमें बच्चे कहीं ना कहीं भ्रमित तो हुए हैं। तो इसलिए बच्चों पर पैनी नज़र टीचर्स की होनी चाहिए, और वो पैनी ही नज़र ये काम करती है कि लास्ट में बच्चे जब वो मोटिवेट होते हैं तो मुझे लगता है कि रिजल्ट फिर अच्छा आता है। तो देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से जो हिंदी की शिक्षिका हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सीता इंटर कॉलेज की, उन्होंने छात्रों को, खासकर परीक्षार्थियों को क्या करना चाहिए और शिक्षकों को क्या करना चाहिए, दोनों को बड़े बखूबी ढंग से बता दिया। अगर अच्छा परीक्षा फल लाना है, चूँकि ये विद्यालय हमेशा से यूपी बोर्ड में टॉप सबसे ज़्यादा बच्चे टॉपर्स की सूची में लाता है, तो इसलिए आपने वहाँ का जो मूल मंत्र है, वहाँ कैसे ये सब कुछ किया हुआ है, उसको आपके सामने ला दिया है। साफ तौर पर बता दिया है कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए और परीक्षार्थियों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर अच्छे अंक आएंगे। अब हम चलेंगे सीधे अंग्रेजी के जो सीता इंटर कॉलेज के ही शिक्षक और हैं आपके अनूप सूरज जी,
उनसे जानेंगे कि अंग्रेजी को लोग टफ मानते हैं, लेकिन कैसे सरलतम ढंग से कैसे उसको कर सकते हैं और कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपका कि आपने इस तरह की पहल की और हमारे सीता इंटर कॉलेज परिवार को इस मुहिम में एक हिस्सा, एक अंग बनाया और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मौका दिया कि हम अपनी बात स्टूडेंट्स के सामने और गार्जियंस के सामने रख सकें, जिससे वो अपनी आज की तैयारी बेहतर कर सकें और आगे के चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। कहा जाता है नेशंस आर बिल्ड इन द क्लासेस। किसी भी देश का निर्माण वहाँ की लोकसभा या विधानसभाओं में नहीं होता, बल्कि क्लासेस में वहाँ के नागरिक, वहाँ के फ्यूचर सिटीजन्स तैयार किए जाते हैं। अब मैं अपने सीता इंटर कॉलेज की तरफ से, सीता इंटर कॉलेज परिवार की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उनका आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम सकुशल संपन्न हो और वो बहुत अच्छे अंक लाकर बहुत अच्छी मेरिट के साथ उत्तीर्ण हो। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने टीचर्स का, अपने कॉलेज का, सभी का नाम रोशन करें और समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज की सेवा कर सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ। जहाँ तक की बात है सब्जेक्ट की, तो जैसा आपने सर कहा कि इंग्लिश सब्जेक्ट बट नेचुरल है कि एक फॉरेन लैंग्वेज है, बाहरी सब्जेक्ट है, बाहरी भाषा है, विदेशी भाषा है, लेकिन आज उतना ही सच यह भी है कि इस भाषा के बगैर, इसके ज्ञान के बगैर हम कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकते। कोई भी बिजनेस करना है, किसी भी अच्छे से अच्छे पद पर हमें पहुंचना है, किसी भी क्षेत्र में हमें अपना करियर बनाना है, तो हमें इस भाषा का न कि ज्ञान रखना होगा, बल्कि बहुत अच्छी अप्रोच, बहुत अच्छी नॉलेज इस भाषा की हमको रखनी होगी। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए पहले, कि जो हाई स्कूल होता है वो आपके कैरियर की बेस है, वो फाउंडेशन है, वो नींव है, जहाँ से आपके कैरियर की दिशा तय होती है। तो सबसे पहले ये सोचें कि हमें कितने अच्छे ढंग से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, कितने अच्छे अंकों से। इसमें सभी सब्जेक्ट्स पर अपना फोकस करना है, लेकिन इंग्लिश में आपके मार्क्स कितने अच्छे हों, कैसे अच्छे हों और आप अन्य परीक्षार्थियों से अपने आप को बेहतर दिखा सकें, क्योंकि आपके साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अपीयर होंगे बोर्ड एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे वो आपके टीचर्स नहीं होंगे, जो आपकी कॉपियाँ चेक करेंगे वो भी आपके टीचर्स नहीं होंगे, और कमोबेश जो एग्ज़ाम रूम्स में ड्यूटी कर रहे होंगे, जब आप दूसरे सेंटर्स पर परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ वो टीचर्स भी आपके टीचर्स नहीं होंगे। लेकिन इन सब चैलेंजेस को आपको फेस करना है। कहते हैं वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो कोरोना काल रहा, नो डाउट क्लासरूम क्लासेस नहीं चल पाई, विद्यार्थियों की वो तैयारी नहीं हो पाई जितनी तैयारी उनकी होनी चाहिए थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को, सरकार में बैठे हुए उच्च अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री साहब को, कि जिन्होंने विद्यार्थियों की समस्या को समझा और हमारे सीता इंटर कॉलेज ने एक मुहिम चलाई कि विद्यार्थियों को उनकी तैयारी के लिए मौका मिलना चाहिए, और वो मौका मिला। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सरकार और सरकार में बैठे आला अफसरान को धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपने सीता इंटर कॉलेज परिवार की ओर से, कि उन्होंने विद्यार्थियों को प्रिपेयर करने का, प्रिपरेशन का टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दिया। लेकिन इस सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ विद्यार्थी ये सोच सकते हैं, उनके अंदर लापरवाही आ सकती है, वो स्लो मोड में जा सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि अरे अभी बहुत लंबा टाइम है, अभी परीक्षाएं तो 24 अप्रैल से होनी, अभी फरवरी चल रही है, बहुत लंबा टाइम है। लेकिन यदि हम इसका दूसरा पहलू देखें तो हमें ये सोचना है कि थोड़ा सा टाइम हमें और मिला है, इसको हम कितना अच्छे ढंग से यूटिलाइज करें। मैं कहना चाहूँगा पहले विद्यार्थियों से कि कितना ही अच्छा कोई सर्जन, कितना अच्छा फिजिशियन क्यों ना हो, यदि वो अपना प्रिस्क्रिप्शन, अपनी दवाएं, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं दे देता है और वो दवाएं आप मेडिकल स्टोर से परचेज करके ला के अलमारी में रख देते हैं और उनको टाइमली यूज़ नहीं करते हैं, या जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से यूज़ नहीं करते हैं,
तो उन दवाओं का, उस प्रिस्क्रिप्शन का बेटा कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपने टीचर्स की बताई गई बात को, अपने शिक्षकों के द्वारा बताई गई बात को पढ़ें, उस पर फोकस करें, क्लास में कंसंट्रेट हों, पूरे मनोयोग से बैठें। और यदि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लासरूम क्लासेस से अभी तक वंचित हैं, तो वो तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं या आस पड़ोस में जो आपके गुरुजन हैं उनकी मदद ले लें, और तमाम ऐसे अनसॉल्व पेपर्स, विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स जो कई बार परीक्षा में रिपीट किए गए हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लें, उनकी एक लिस्ट बना लें और उनकी तैयारी करें। उनमें यदि कोई समस्या आ रही है तो जहाँ तक संभव हो सके, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास में जाएं और अगले दिन अपने विषयाध्यापक से उन क्वेश्चंस पर, उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कस कर लें। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी जब तक स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेगा, स्वयं सॉल्व नहीं करेगा, तब तक उसे कहाँ पर क्या कठिनाई आ रही है उसे ये पता नहीं चल पाएगा। इसलिए ये कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, सतत प्रैक्टिस करनी है। कॉन्टिन्यूटी का बहुत महत्व है। हमें कछुए और खरगोश की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपनी प्रैक्टिस खरगोश की तरह नहीं कि हमने एक दिन मोटिवेट किया गया क्लास में, एक दिन टीचर्स ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने या हमारे और माता पिता ने कहा, हम बैठ गए पढ़ने के लिए, 10 घंटे 12 घंटे बैठे रहे, पढ़ते रहे और फिर इतना थक गए कि अगले दिन क्लास भी नहीं जा सके, फिर 3-4 दिन तक, 5 दिन तक पढ़ाई नहीं की। ये लग रहा है कि हमने बहुत तैयारी कर ली, एक दिन अरे अभी तो परसों पढ़े थे 12 घंटे, अभी एक सप्ताह रेस्ट करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं। कॉन्टिन्यूटी, सतत अपनी हमको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है और साथ साथ में सेल्फ इवैल्यूएशन, आत्म मूल्यांकन, अपने को देखना हम कहाँ पर हैं, हम कितने पानी में, हमारी अभी कितनी तैयारी हुई है, कितनी तैयारी हमें और करनी है, इसका भी हमें ध्यान देना है। इसके लिए हमें अपने लगातार अपने टीचर से कंसल्ट करना है, अपने प्रिंसिपल सर से कंसल्ट करना है और भी जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे गार्जियंस हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो उस सब्जेक्ट के जानकार हैं, तो उनसे भी समय समय पर परामर्श लेते रहना है, मार्गदर्शन उनका प्राप्त करते रहना है। मैं शिक्षक साथियों से भी कहना चाहूँगा कि वे कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स, कुछ ऐसे लेसन्स या कुछ ऐसी बातें सभी सब्जेक्ट्स में होती हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लें, उन पर पहले फोकस करें, उनको बार बार रिपीट करा दें। इसी तरह से इंग्लिश में जैसे उनको टेंसेस का ज्ञान, ट्रांसलेशन, चाहे वो हाई स्कूल हो और चाहे इंटरमीडिएट, ऐसे दिया ही जाएगा, ऐसे पूछा ही जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से उनके जो है टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पर उन्हें ऐसे कंपोज करने के लिए कहा जाएगा, तो ऐसे वो किस तरह से तैयार करें, इस पर फोकस कर लें। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक लेटर या एप्लीकेशन होता है, तो उसको लिखना हम सीख लें। ट्रांसलेशन का पैसेज होता है, वो हाई स्कूल में भी होता है, वो इंटरमीडिएट में भी होता है, तो ट्रांसलेशन को अच्छे ढंग से तैयार कर लें। ग्रामर की तैयारी, ग्रामर में स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिऑर्डरिंग, वर्ब फिलिंग, प्रीपोजिशन फिल करना, सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करना है, इन तमाम टॉपिक्स को हम बार बार रिपीट करते रहें। अनसॉल्व पेपर्स को देख लें और अपनी एक जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है, जो टाइम टेबल बनाया है, जो समय सारणी बनाई है, उसको पंचुअली फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, डिसिप्लिन्ड होकर के। बाकी टीचर के लिए कहा गया है, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। तो सभी टीचर्स लगेंगे, निश्चित रूप से विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंग्रेजी के ये टीचर थे अनूप सूरज जी, जिन्होंने हमें तो 3 राउंड चलना था, ऐसा लगा कि एक राउंड में ही 3 राउंड आपने पूरे कर दिए। और अंग्रेजी के टीचर जिन्होंने सब कुछ बता दिया और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमें खरगोश नहीं बनना है, कछुए की चाल चलना है। यानी प्रगति तभी प्रगति है जब निरंतर होती रहे। ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन आज काम कर लें और अगले दिन कोई काम ना करें या ये मन में आए कि हम कर लेंगे एक साथ सारा कुछ, ऐसा कतई नहीं। अब हम चलेंगे गणित विषय के जो शिक्षक हैं, ये भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में दोनों पढ़ाते हैं गणित विषय को, अनुराग दीक्षित के पास। उनसे जानेंगे वो क्या टिप्स देने वाले हैं परीक्षार्थियों को। देखिए, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत टफ मानते हैं।
तो पहले उनके लिए बात करेंगे जो इसमें थोड़े अच्छे होते हैं। गणित में या तो लोग बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बेकार हो जाते हैं, यानी कि उसको भागने लगते हैं विषय से। तो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा 100 मार्क्स लाए जाते हैं। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस से ही मैथमेटिक्स आती है। अगर आप किसी चीज़ का वीडियो बनाएं, वीडियो देखें और सोचें मुझे वीडियो देखने से आ जाएगी, तो आपको नहीं आएगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स आपको जितना पढ़ाई जाती है, आप घर में जाके उसको प्रैक्टिस करिए। आपने एक बार बुक को पढ़ा, आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। मार्केट में अनसॉल्व पेपर मिलते हैं, अनसॉल्व पेपर को खुद से करिए, ना कि टीचर से पूछिए। टीचर से पूछिए तब जब आप उसको पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कोई क्वेश्चन को, तब आप पहले उसमें पूरी कोशिश करिए कि क्यों नहीं मुझसे होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो वो होने के लिए है कि उसको सॉल्व होगा। जब आप बिल्कुल पूरे मनोयोग से उसको करेंगे, अगर नहीं होता तो टीचर की मदद लीजिए, वरना आप उसको करते रहिए। 100 में 100 का टारगेट होना चाहिए। ये नहीं मतलब है कि आप किस रैंक पर खड़े हो, आपका टारगेट हमेशा नंबर 1 के लिए होना चाहिए। आपका टारगेट यूपी में नंबर 1 का होना चाहिए, मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स का होना चाहिए। कुछ हमारे जो टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जो 100% आप देखिए, आप अनसॉल्व सॉल्व करेंगे, वो फिक्स हैं, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, कि उनको पूछा ही रहना है। तो उन टॉपिक्स के बारे में आप समझ के चलिए। जैसे हाई स्कूल क्लास में होता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन का एक पोर्शन आता है, तो जब वो 6 मार्क्स में 100% आता है, तो क्यों ना उनको प्रैक्टिस की जाए। ये वो स्टूडेंट भी प्रैक्टिस करें जो मैथमेटिक्स को थोड़ा कमज़ोर समझते हैं कि मेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर है। तो जो आपके फिक्स टॉपिक हैं उसको आप लेके चलिए कि आपको इतना तो करना है कि आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। ऐसे इंटरमीडिएट में जो हमारे मैट्रिक्स पोर्शन है, डिटर्मिनेंट है, वेक्टर के कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं, जो आप अनसॉल्व लगाएंगे तो आपको पूरा पेपर समझ में आता है कि मैथमेटिक्स का क्या आने वाला है। आप उसकी प्रैक्टिस करिए, जो फिक्स टॉपिक उनको जरूर देखिए, आप क्रमबद्ध तरीके से उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जरूर मिलेगा। मैथमेटिक्स के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर देखिए, अनसॉल्व पेपर थोड़ा थोड़ा सॉल्व करिए। और टाइम, मैथमेटिक्स में ज़्यादातर लोगों का पेपर छूटने लगता है वो टाइम की वजह से। बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम कम पड़ गया, तो बेटा टाइम कम नहीं पड़ता, आपका मैनेजमेंट वहाँ पे छोटा पड़ गया। आप टाइम मैनेजमेंट करिए। आप घर आते हो कॉलेज से, आपको 3 घंटे एक सब्जेक्ट पे आप नहीं दे पाते हो, ये सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप बनाइए। जैसे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप अपने मोबाइल में, आप अपने स्टॉप वॉच में उसको टाइम सेट करिए कि मुझे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको 50 मिनट के अंदर सॉल्व करना ही करना है। ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली करोगे, वो कम टाइम में होगा। लॉन्ग आंसर आपको 50 मिनट या 1 आवर्स के अंदर आपको सभी लॉन्ग आंसर करने ही करने हैं। जब आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम मैनेजमेंट करके आप छोटे छोटे टारगेट बना के आगे चलेंगे, तो मैथमेटिक्स में आपको 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें 100 में 100 नंबर लाएंगे। तो गणित एक ऐसा विषय है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता, और कहना आपका है कि 100 में 100 नंबर अगर लाना है तो गणित अपनाना है, गणित को प्रैक्टिस करिए और 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ये अनुराग दीक्षित जी ने आपको बखूबी समझा दिया। अब हम चलेंगे सीता इंटर कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट जो केमिस्ट्री के टीचर हैं रोहित सिंह, उनसे जानेंगे केमिस्ट्री में वो क्या टिप्स देने वाले हैं परीक्षार्थियों को। सबसे पहले तो बोर्ड परीक्षा में अपीयर होने वाले परीक्षार्थियों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके पश्चात मैं सर बताना चाह रहा हूं कि जो मेरे सब्जेक्ट का मामला है थोड़ा इन सब विषयों से उलट है। हमारे विषय में समय की कोई कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री में टू द पॉइंट लिखना होता है, जो पूछा गया है उसी का जवाब दीजिए। अन्यथा या अतिरिक्त अपने पास से बनाकर कुछ लिखने की या अतिरिक्त व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन छात्र अक्सर करने लगते हैं। और समय अधिक होने के बावजूद भी कुछ छात्रों के पास समय कम पड़ जाता है। सीधा सा उसका कारण निकल के आता है कि आपका समय प्रबंधित नहीं है, समय प्रबंधन में आपने थोड़ी केयरलेसनेस दिखाई है। तो समय वाला कोई विशेष ज़्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन हमारे विषय के साथ सर ये है कि इसको एक हवा बना दिया गया है, एक डर बना दिया गया है। और मैं इस बात को कहते हुए यहाँ पे क्षमा चाहूँगा कि बहुत सारे टीचर्स भी, मेरे शिक्षक बंधु भी ऐसा सोचते हैं कि कई बार प्रैक्टिस करने की वजह से उनको केमिस्ट्री आ रही। केमिस्ट्री एक्चुअली इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने नैरेटिव सेट कर लिए हैं कि ये टफ़ है, ये इजी है, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ी सब्जेक्ट में नीरसता अवश्य है, कहना चाहूँगा, लेकिन उस नीरसता को यदि अध्यापक चाहें और बच्चे चाहें तो अपने छोटे छोटे प्रयासों से दूर कर सकते हैं। अध्यापक बंधुओं के लिए मेरा ये एक अपना व्यक्तिगत सुझाव रहेगा कि जिस विषय में नीरसता है उसको जब पढ़ाने जाएं तो सबसे पहले क्लास में छात्रों का मूड समझें
और अपनी तरफ से एक पहल करें, कोशिश करें, भले ही 2-4 मिनट 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाएं। क्लास का मूड, बच्चों को जो दिन भर से पढ़ रहे हैं, पक चुके हैं, उनका मूड थोड़ा हल्का करें और क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा फ़नी बनाने की कोशिश करें। देखिए, कुछ भी होती है, जब इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं किसी वीडियो में या कहीं हो रही होती है, तो वहाँ हमारा मन ज़्यादा लगता है। तो ऐसे ही पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए प्रयास ज़्यादा होने चाहिए। छात्रों से भी निवेदन है कि अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपके टाइम टेबल में एक स्लॉट बच रहा है केमिस्ट्री का और उसको पढ़ते वक्त आपका सर दर्द हो रहा, तुरंत बंद कर दीजिए। मैं नहीं चाहूँगा कि आप दबाव में पढ़ें। जब भी आपका 10-15 मिनट आप संगीत सुन सकते हैं, अपना पसंदीदा गेम खेल सकते हैं 10-5 मिनट, या ऐसे फ्रेश एयर में टहल सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करें। जबरन लोड ना लें, क्योंकि लोड लेने से बस खाना पूर्ति होती, सब्जेक्ट नहीं तैयार होती। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम कहना चाहते हैं कि छात्र आजकल एक ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये है कि समय कम है और सर रिवीजन के लिए वो चाह रहे हैं कि रॉट लर्निंग यानी कि रट्टा वाली विधि का सहारा लिया जाए। रट्टा की विधि से मेरा दावा है आप 50 बार पढ़िए, आपको नहीं तैयार होगा। आपका थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ कर पढ़िए। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक बार तो आपने उसको समझा, अगली बार वास्तविकता में सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा, तीसरी बार देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और चौथी बात ये कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन को ध्यान में रख के चलना है। हमें कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा तैयार कोई आता ही नहीं है। कोई बहुत अच्छा तैयार है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन जो आपका नहीं तैयार हो पा रहा है उसमें आप कोशिश ये करें कि अनसॉल्व से या गुरुजनों की हेल्प से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को सेलेक्ट करें और फिर उसकी तैयारी करें। इसके अलावा एक जो और प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अनावश्यक रिएक्शंस लिखने लगते हैं और रिएक्शंस को वो सिर्फ रटते हैं। रटने से नहीं होता, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन होती है उसके लिए फर्स्ट ईयर में यानी कि कक्षा 11 में एक चैप्टर पढ़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं। हम जब सीढ़ी का निचला पायदान तोड़ देंगे तो ऊपर जाने के रास्ते हमारे लिए कठिन हो जाएंगे। तो GOC बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बिकॉज मैंने अक्सर बच्चों को कहते सुना है कि फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बाई चांस। तो यही आपकी जो लापरवाही है आगे आपकी विफलता का कारण बनती है, आपके टारगेट के अचीवमेंट में ये बाधक है। आपको GOC पढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री के मूलभूत सिद्धांत सिखाए जाते हैं। प्लस जब आप रिएक्शंस करते हैं तो सिर्फ रिएक्शंस करके खाना पूर्ति ना करें। जब बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करिए। एक पैटर्न खुद ब खुद आपकी आंखों के सामने निकल के आ जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिड्यूस करना है तो क्या यूज़ करें, ऑक्सीडाइज करना है तो क्या यूज़ करें, या यहाँ पे कोई साल्ट बनाना है। जैसे कि सर एक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो उसका सर मूलभूत सिद्धांत होता है कोई एक अम्ल लेते हैं और कोई एक क्षार, यानी कि कोई एक एसिड और एक बेस, उसको मिलाते हैं तो उससे लवण बनता है यानी कि साल्ट, और साथ में जल बनता है। तो सर जो खाने वाला नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वो सर इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो एक सर यहाँ से चीज़ निकल के आती है कि जब भी कोई एसिड और किसी बेस की रिएक्शन कराएंगे तो एक लवण बनेगा यानी कि साल्ट, और उसके साथ वाटर रिलीज होगा। तो ये पैटर्न अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो हमारे लिए विषय बहुत आसान हो जाता है सर। तो केमिस्ट्री का कितनी बढ़िया तरीके से आपने बताया, और एक अवधि भाषा में एक ये भी बताया कि रट्टा मार के नहीं पढ़ना है आपको अगर रट्टा पढ़ते हैं तो वो आने वाला नहीं है। वो आप कोई चीज़ अभी याद करते हैं और भूल भी सकते हैं समय पर, तो आप नियमित पढ़िए। या आपने एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बताई कि फर्स्ट ईयर को लोग ये समझते हैं कि अभी ये आराम का साल है और इंटर में वो तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। नियमित पढ़ते रहिए, नियमित आपको। और ये इस विषय के बारे में आपने एक बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी, केमिस्ट्री को लेकर के जो हवा खड़ा किया जाता है उसको भी आपने क्लियर कर दिया बहुत ही बखूबी ढंग से। तो ये टिप्स हमारे सीता इंटर कॉलेज के शिक्षक और शिक्षिकाएं ये आपको बोर्ड परीक्षार्थियों को दे रहे हैं। क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है, ऐसे में हमने उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को आमंत्रित किया है जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर्स की सूची में अपना स्थान बनाते हैं और सीतापुर का नाम गौरवान्वित करते हैं। आपको ये भी बता दें कि सीता इंटर कॉलेज एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर जो अन्य विद्यालय हैं, जो अन्य जिसको कहते हैं कि अंग्रेज़ी के विद्यालय हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन इस विद्यालय की तुलना में वो फीस ज़रूर 5 गुना ज़्यादा लेते हैं। रिजल्ट कैसा आता है ये सबके सामने आ जाता है। यही एक ऐसा विद्यालय, अगर हम बात करें 1998 से लगातार यहाँ पर जब भी रिजल्ट आता है यूपी बोर्ड का, यहाँ के टॉपर्स बच्चे आते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों में भी कुछ अच्छाइयाँ होती, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो सफलता कही जाएगी वो गुरजन लोग हैं।
जिनके पढ़ाए हुए बच्चे, जिनके जो मार्गदर्शन में जिनके पढ़ते हैं, तभी यह रिजल्ट सामने आता है। इसी विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा नेक काम किया है। आपको बता दें, कोरोना काल में जब सारे विद्यालय फीस लेने के लिए आमादा थे और बराबर अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा था, उनको मैसेज भेजे जा रहे थे, तो ये विद्यालय ऐसा है, यहाँ के प्रबंधक जो हैं वो ऐसे निकले, वो आगे आए रमेश वाजपेयी जी, और उन्होंने आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपए की फ़ीस माफ़ की है। ये बहुत नेक काम और बहुत ही दरिया दिली का काम किया और बहुत ही प्रेरणादायक काम किया कि वो ऐसे समय में जब लोगों को ज़रूरत थी तो आगे आए और लोगों की मदद की उन्होंने। तो वाकई में इसके लिए आई इंडिया भी उन्हें धन्यवाद देता है। फिर हम एक बार चलेंगे और जो हमने आज गुरजनों की पाठशाला बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए लगाई है खासकर, और उस विद्यालय के जो सीता इंटर कॉलेज जो हमेशा टॉपर्स बच्चे देता है, तो ये चूँकि आपके लिए परीक्षार्थियों की मदद के लिए इन सभी गुरजनों को बुलाया है, तो हम फिर एक बार फिजिक्स के जो अभिषेक मौर्य जी हैं उनके पास चलेंगे। और अब ये कम समय बचा है गुरुजी, ऐसे में उनको जैसे एक नोट करने के लिए आप अगर उनकी नोटिंग करें तो वो किन किन चीज़ों को नोट करके रख लें कि उन्हें 2 महीने में आगे क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है और कैसे इतने कम समय में वो अच्छे अंक लाएं। जैसा कि विद्यार्थियों, आप सभी के लिए जैसे मैथ्स का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट इजी रहता है थोड़ा सा, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट थोड़ा टफ पड़ता है। अब क्या कारण है वो स्वयं समझ सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो रीज़न ये है कि उनको जैसे कोई भी चीज़ वैसे मेन चीज़ ये होती है कि उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और या तो फिर उस सब्जेक्ट से दूर भाग रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि उनको इंटरेस्ट जगाना होगा उसके प्रति। जो बायो के स्टूडेंट हैं उन फिजिक्स में रुचि उनको लानी होगी। और जैसे कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है, मेन प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में होता यह है कि जैसे कोई चीज़ अगर दी है तो पहचान करना, कोई क्वांटिटी दी गई है तो उसके बाद में उसकी यूनिट लिखी होती है, यूनिट से पहचान कर लेंगे कि हाँ कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है। और कुछ छोटे छोटे फार्मूले जो हैं वो भी आने चाहिए आपको। तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को जब हम सॉल्व उठाएंगे उससे क्लियर हो जाएंगे, तो उनसे आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो तो अच्छे हैं ही, क्योंकि उनके कुछ कारण ऐसे हैं इसी वजह से अच्छे हैं। तो विद्यार्थी अपना अनसॉल्व सेट से प्रैक्टिस करें, उनको खुद आइडिया हो जाएगा कितना उनको आता है, कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। तो इस आधार पर अपनी तैयारी करें अच्छे से, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अच्छा करेंगे। तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ये फिजिक्स के जो शिक्षक हैं उन्होंने टिप्स दिया हुआ है कि कैसे वो बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले परीक्षार्थी क्या क्या तैयारी करें। बहुत ही बखूबी ढंग से आपने बताया। हिंदी की शिक्षिका हैं प्रतिभा सिंह जी, इनसे जानेंगे कि वो जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वो चूँकि कम समय बचा है, ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखें जब वो परीक्षा देने जाएं और कैसे इतने कम समय में अपनी तैयारी कर लें। वो डियर स्टूडेंट, मैं पहले बताना चाहूँगी कि आप कोई कैटेगरी नहीं होती है कि ये लापरवाह और ब्रिलियंट। ये केवल होता है कि सबके, मेरा तो मानना है कि आप कुछ अपवाद स्वरूप निकाल दीजिए, बाकी सारे स्टूडेंट्स के एक जैसा दिमाग होता है और एक जैसी उनकी पढ़ने का जो उनका एक टैलेंट होता है वो भी एक ही जैसा होता है। लेकिन थोड़ी सी उनके अंदर जो लापरवाही होती है उनको 1-2 कैटेगरी में विभाजित कर देती है। और इस समय तो आप ये समझिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सबसे ब्रिलियंट हूँ। अगर किसी के अंदर ये आ गया कि ये क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं इस क्लास का जो है एक वीक स्टूडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी आपके लिए जो है सज़ा बन जाएगी एग्ज़ाम के लिए। दूसरा मेरा ये कहना है और सारे विद्यार्थियों को एक संदेश देना है कि हिंदी को बच्चे बहुत इजी वे में लेते हैं, या कह लीजिए कि उनको लगता है अरे इसमें तो थोड़ा थोड़ा भी नंबर मिला तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। ये उनके लिए कहीं ना कहीं बाद में समस्या बन जाती है। सबसे पहले तो आप पूरे चैप्टर को, जितने भी चैप्टर हैं, वो चाहे गद्य के हों चाहे वो पद्य के हों, प्रोज पोट्री, दोनों का आप पढ़िए। और अगर आपने मान लीजिए आप संदर्भ लिख रहे हैं, आपने उसमें जो है राइटर का नाम ही गलत डाला, तो जो एग्जामिनर चेक करेंगे उन्हें लगेगा कि जिस बच्चे को ये ना पता हो कि इसमें राइटर कौन है, ये किस लेसन से लिया गया है,
तो क्या वो आपका जो एक्सप्लेनेशन है, मुझे तो नहीं लगता है कि वो फिर इतने सीरियसली उनको चेक करेंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेसन कौन सा है, किस लेसन से लिया गया है। और मोस्टली मैं देखती हूँ कि बच्चे लेसन का नाम जो है वो गलत डालते हैं, इसका बहुत बैड इम्प्रेशन एग्जामिनर पर पड़ता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि मेरे यहाँ बीच बीच में बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं। मॉर्निंग टेस्ट हम लोग कभी कभी आधे घंटे का करवा लेते हैं कि एक सब्जेक्ट वाइज की, कभी हिंदी का हो गया, कभी इंग्लिश का हो गया, उसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है निकाल के उनसे बच्चों से करवाई गई। तो जब वो उनका मॉर्निंग टेस्ट होता है तो मॉर्निंग टेस्ट में हम लोगों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि इसमें क्या, कौन से बच्चे में कौन सी कमियां हैं। थर्ड पॉइंट ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि देखिए, आप हाई स्कूल और इंटर में आकर अपनी राइटिंग नहीं सुधार सकते, लेकिन आप उसको कलात्मक तो बना सकते हैं उस कॉपी को, कि जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं कि उनको ये लगे तो कि ये कॉपी देखो कितने सुंदर ढंग से लिखी गई है। बच्चे करते क्या है, हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो बच्चों की कॉपीज हैं, उन कॉपीज में जब मॉर्निंग टेस्ट कभी कभी हम लोग लेते हैं क्लास वाइज, तो उसमें कि आप इसको अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन कहाँ से डालें, आंसर कहाँ से डालें, कौन सा पैरा चेंज करके लिखें, कहाँ पर एक सीक्वेंस से कौन, यानी एक जो माइनर चीज़ें होती हैं हम लोग सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। और इसका हम लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, और बच्चों को तो जाहिर सी बात है बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों के भी दिमाग से मिस होती हैं और बच्चे तो हम लोगों से पहले केयरलेस हो जाते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे अगर ध्यान रखा जाए तो जो काफ़ी अच्छी होती हैं। और थर्ड पॉइंट मैं बताना चाहूँगी राइटिंग के बारे में। बच्चे जो राइटिंग लिख रहे हैं, अगर हालांकि यहाँ हाई स्कूल इंटर की बात हो रही है, लेकिन अगर राइटिंग पे उनके ध्यान दिया जाए, राइटिंग के मेरा अपना मानना है कि राइटिंग के बहुत मार्क्स कटते हैं। कि अगर बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा गया है, कलात्मक ढंग से लिखा गया है, एक सुंदर कॉपी है, तो हमारी मेंटालिटी उसके प्रति तुरंत चेंज हो जाती है। ये कॉपी बहुत अच्छी लिखी, इस बच्चे ने बहुत अच्छी लिखी। और अगर चाहे आप उसके अंदर अच्छा लिखे हों, सब कुछ अच्छा लिखे हों, लेकिन अगर राइटिंग गंदी है और अच्छे ढंग से लिखा नहीं गया है, साफ़ सुथरी कॉपी नहीं है, तो हमारी मेंटालिटी तुरंत चेंज हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी सब्जेक्ट या अदर सब्जेक्ट जो हैं, कॉपी तो बहुत साफ़ सुथरी लिखी होनी चाहिए, बहुत एक सीक्वेंस में लिखी होनी चाहिए। क्वेश्चन जो हम अगला शुरुआत करें तो उसमें बीच में हमको स्पेस जरूर छोड़ देना चाहिए। कभी कभी बच्चे इधर भी लिख देते हैं, इधर भी साइड में, मतलब कोई एक जिसको कहते हैं सफाई, वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, तो उसका टीचर पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर पे भी पड़ता है, और बच्चे की कॉपी कहीं ना कहीं वो उसमें जो नंबर देने का नज़रिया है हमारा चेंज होता है। तो हिंदी विषय के जो परीक्षार्थी हैं उन्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे वो अपना जो लेखन है, राइटिंग है, उसको दुरुस्त करें तो उससे उनके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये आपने बखूबी ढंग से जो हिंदी की शिक्षिका हैं प्रतिभा सिंह जी ने आपको टिप्स दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पे अमल करेंगे। और फिर हम एक बार चलेंगे और पहले से ही अनुरोध कर लेंगे कि जो अंग्रेजी के प्रवक्ता अनूप सूरज जी हैं, वो संक्षेप में बोर्ड की परीक्षाएं हैं और उनको संक्षेप में अगर समझाएंगे तो जाहिर सी बात है जो परीक्षार्थी हैं बखूबी उस पर अमल भी करेंगे। तो उनके लिए आपके टिप्स सर। सर धन्यवाद, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन सर आपकी एक बहुत अच्छी बात जो आपने हमारे कॉलेज परिवार के हमारे मुखिया प्रिंसिपल सर, जहाँ एक तरफ होड़ मची थी फ़ी वसूली को लेकर, तमाम सारे मैसेजेस किए जा रहे थे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, उस दौरान उन्होंने न कि फ़ी माफ़ की बल्कि टीचर्स को सीमित संसाधनों में पे भी दी, सैलरी भी दी। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसके लिए तमाम अन्य कॉलेजेस के जो मैनेजर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, फाउंडर्स थे, मैनेजमेंट के लोग थे, उन लोगों ने प्रेशर बनाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, एक तो सैलरी आप दे रहे हैं, दूसरे फिर फेसबुक पर डाल रहे हैं, जिससे हम लोगों पर प्रेशर बन रहा है। लेकिन सर ने कहा कि टीचर्स भी हमारे अंग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, यदि इस समय हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन हमारी मदद करेगा। और ये संवेदनशीलता उन्होंने सिर्फ अपने कॉलेज के टीचर्स के साथ ही नहीं दिखाई, जो भी उस दौरान उनके संपर्क में आया उन्होंने उनकी मदद की, बखूबी मदद की, जितनी मदद कर सकते थे वो किया। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी रहे हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी रहे हों,
चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी रहे, पैरामेडिकल स्टाफ रहा हो, नर्सेज रही हो, डॉक्टर्स रहे, सबका कोरोना काल में उन्होंने यथोचित अपने सीमित संसाधनों में सम्मान किया। और उसके बाद 27 दिसंबर को एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह, जिसमें करीब करीब 500 ऐसे स्टूडेंट्स जो सीता इंटर कॉलेज के पुरातन छात्र रहे हैं, वो आज विभिन्न सरकारी सेवाओं में हैं, वो चाहे इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, लेखपाल हों, पीसीएस के थ्रू या आईएएस के थ्रू या फिर आईईएस के थ्रू तमाम डिफरेंट पोस्ट पर सर्विसेज कर रहे हों, उनकी जो है उनका सम्मान किया, ताकि समाज को एक नई दिशा, एक नई गति मिल सके। कोरोना काल में जो भी कमियां रहीं, जो भी हमारी स्पीड पर ब्रेक लगा, हमारी लाइफ, हमारा जीवन एक रुक सा गया था, ठहराव आया था, उसको चलाते रहें। फिर उसके बाद 10 जनवरी को एक सम्मान समारोह हुआ, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस के, डिग्री कॉलेजेस के और इंटर कॉलेजेस के मैनेजर्स को, प्रिंसिपल्स को, तमाम पत्रकार साथियों को, वकीलों को सम्मानित किया गया। इसके बाद फिर अभी पिछली 14 फरवरी को एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक साथियों को, वकीलों को, पत्रकारों को, समाज के तमाम वर्गों को सम्मानित करने का ये कार्य सीता इंटर कॉलेज परिवार ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ और आभार आपको व्यक्त करना चाहता हूँ सर, कि आपने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, एक मंच दिया अपने चैनल के माध्यम से हमें अपने ये विचार रखने के लिए। मेरा अपना जो है प्रचार प्रसार करने का कोई मंतव्य या आशय नहीं है, ना ही अपनी प्रशंसा और ना ही ठाकुर सुहाती करनी है, बल्कि हमारा आशय और मंतव्य साफ है, सीधा सा है कि समाज के अच्छे लोगों को पहचान मिले, उनको सम्मान मिले, उनका मनोबल बढ़े और वो अच्छे ढंग से समाज की सेवा कर सकें। तो अंग्रेजी विषय के ये शिक्षक थे अनूप सूरज जी, जो बता रहे थे कि क्या क्या उन्हें ध्यान रखना है, चूँकि बहुत ही कम समय बचा है अब बोर्ड परीक्षाओं को, उनके लिए टिप्स दे रहे थे और बड़े बखूबी ढंग से उन्होंने समझाया कि अंग्रेजी विषय को कैसे वो अपनाए हैं, तो क्या क्या करें उसके लिए। तो सब कुछ स्पष्ट कर दिया। अब हम चलेंगे गणित विषय के अनुराग दीक्षित जी से, जानेंगे कि वो जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, चूँकि आप भी जान रहे हैं कम समय है, ऐसे में उन्हें ऐसी चीज़ बताइए जो उनके दिमाग में रच बस जाए और उन्हें सफलता हासिल हो जाए। जी सर, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो 10th क्लास के स्टूडेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आते हैं जिसमें हमको लोग फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली बात तो ये है कि फिगर लोग बिना स्केल का यूज़ किए बना देते हैं, ब्लैक पेन से बना देते हैं। फिगर बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज़ करें, क्लियर फिगर होना चाहिए, कोई भी एंगल हो उसको मेंशन करना चाहिए वहाँ पर। कंस्ट्रक्शन, अगर हम लोग एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का बिल्कुल फिक्स है, तो हम उसकी बनाने के बाद में हम उसकी पूरी जिस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको लिखें कि हम लोगों ने किसके बाद क्या किया है, उसी में हम लोग उसको 6 मार्क्स देते हैं। क्योंकि अगर नहीं लिखा होगा, जब मैं उसके 2 नंबर काट लेता हूँ तो बट नेचुरल है कि बोर्ड में भी काटेगा, टीचर वहाँ भी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो हाई स्कूल में ये चीज़ बहुत ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन आता है अक्सर मेंसुरेशन से, तो वहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कम से कम फार्मूला जो यूज़ करने जा रहे हैं हमको वो बात लिखनी चाहिए कि हम ये फार्मूला यहाँ पर इसका यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप बाय स्टेप मेंशन करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे ही हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आता है, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि इसका फिगर बहुत ज़रूरी नहीं है, या फिगर हम लोग उसका कैसे भी बना देते हैं उल्टा सीधा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाइए, उसके बाद में जो उसमें डाटा आपने मेंशन किया है, जो आपने डाटा उसमें सपोज किया है, आप उसको कंसीडर करिए, उसको पूरा पूरा लिखिए कि हम लोगों ने क्या उसको माना है। उसके बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसमें आ रहे हैं। इक्वेशंस प्रॉपरली डालिए कि कोई इक्वेशन फर्स्ट है, कोई इक्वेशन सेकंड है। हम लोग अगर उसको लिखेंगे नहीं तो बाद में कैसे लिख देते हैं कि उस इक्वेशन से कहीं उसको मेंशन होना चाहिए कि हाँ ये इक्वेशन आ रही। उसी प्रकार से जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं, उसमें अक्सर जो ये देखा जाता है कि स्टूडेंट प्रॉपर्टी जो उसमें यूज़ होती हैं, एक ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क्स का फिक्स है जो बोर्ड में आता है। तो जब हम लोग उसमें जब प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, आप सोचिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन, आप उसमें प्रॉपर्टी आप मेंशन नहीं कर रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसके बाद में आप ब्रैकेट में उसको लिखिए कि कौन सी इक्वेशंस कब आई है, कब ऐड हुई है, इक्वल सही से बनाइए। अगर आपकी कोई नंबर बाहर कॉमन आ रहा है उसमें आप ब्रैकेट का यूज़ करिए। जब 3 चीज़ें जब एडिशन में लिखी हुई हैं, फिर वो किसी के मल्टीप्लिकेशन में है, तो बिना ब्रैकेट के उसको गलत माना जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं कि 2 लड़के 100 में 100 का करके आते हैं, कोई 100 में 100 पाता है, कोई 80 पाता है। ये इसीलिए है कि आपके मार्क्स उसमें कट जाते हैं। तो हम लोग काटते हैं तो वहाँ पर भी कटेंगे।
एक बात छोटी सी ये है कि कॉपी को लिखने के लिए आंसर नंबर हम लोग लिखते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ साइड में लिखते चले जाते हैं। बिल्कुल कॉपी के बीच में उसको मेंशन करना चाहिए। इससे ये होता है कि सामने वाले को उसमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती कौन सा आंसर नंबर है, आपकी कॉपी थोड़ी हाईलाइट होती है। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा भ्रम है कि इसमें राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं, तो बिल्कुल कटते हैं। आप लिखिए, आपको अच्छा नहीं लिखा आपने, अगर वो खराब लग रहा तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक होती है उसमें बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेगा, वो उस पर एवरेज मार्क्स दे के चला जाएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको 5 दे के आगे बढ़ गया। अगर ऐसे 1 मार्क्स वो हर क्वेश्चन में काटेगा तो आपकी पूरी कॉपी में 10 से 20 नंबर कम पड़ जाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी होती हैं। बाकी आप प्रैक्टिस से लॉन्ग क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद में 5 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन, कोई ये क्वेश्चन आपके ऐसे तो छूटने नहीं चाहिए। ये आपको 70 to 80 मार्क्स तक लेके जाते हैं, और 100 नंबर की जो आपकी जो कोशिश रहती है वो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। जी। तो गणित विषय के लिए कितनी बखूबी ढंग से और कैसे उन्होंने बता दिया, कैसे समझा दिया कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे कैसे आप उसको ये करके आप कैसे अंक अच्छे हासिल कर सकते हैं, सब कुछ स्पष्ट कर दिया अनुराग दीक्षित जी ने। फिर एक बार हम चलेंगे केमिस्ट्री के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं रोहित सिंह जी, उनसे जानेंगे कि वो जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनके लिए अच्छे अंक आएँ तो कैसे, कम शब्दों में कैसे उनको समझाना चाहिए। समय की बाध्यता को देखते हुए सर टू द पॉइंट में बात रखना चाहूँ। एक बात मैं रखना चाह रहा था थोड़ा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि कोई भी स्टूडेंट तेज़ नहीं होता, कोई धीमा नहीं होता है, वो हमारी केयरलेसनेस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी केयरलेसनेस करते हैं, उस आधार पे हम धीमे होते हैं, तेज़ होते हैं। खैर ये बात मैं घर से सोच के भी आया था सर कि आपके स्टूडियो में बोलनी है और आपसे अनुरोध करूंगा, इसके लिए समय लूँगा, लेकिन आदरणीय मैम बहुत सीनियर हैं और पता नहीं इन्हें मैम को हमारे मनोभावों का पता लग गया और उन्होंने हमारे समय की बचत करते हुए स्वयं ही आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैम आपको भी बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब सीधे टू द पॉइंट चलते हैं कि बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे जो पूछी ही जाती हैं। तो मैं चैप्टर वाइज चलूँगा हाई स्कूल के लिए। एक चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके प्रकार। तो वहाँ पे जो हमसे गलतियाँ होती हैं, केवल 5 चैप्टर्स हैं हाई स्कूल में। गलतियाँ ये होती हैं कि हम एक परिभाषा या एक किसी कॉन्सेप्ट के कई सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं और हम सबको कवर करने की कोशिश में करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर आप केवल 2-2 एग्जाम्पल सबके लर्न कर लीजिए। संयोजन अभिक्रिया हो, वियोजन हो और डबल डिकम्पोजिशन हो, कुछ भी हो। इस प्रकार से आगे चलते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। तो उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि अम्ल की विशेषताएँ क्या हैं, अम्ल किस चीज़ को अम्ल कह सकते हैं और क्षार किसे कहेंगे। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एग्जाम्पल खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेंगे। 1 या 2 एग्जाम्पल ऐसे लेके चलेंगे। हमें 100-100, 200-200 या कहीं कहीं पे सर 10-12 एग्जाम्पल दिए होते हैं तो उन पर टाइम वेस्ट करना होता है। और आगे एक चैप्टर आता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उसमें अलग अलग चीज़ों को रटने से अच्छा है कि आप एक आवर्त सारणी खरीद लें। 10 या 15 रुपये का पोस्टर आता है, वो आप जहाँ लेटते हैं, जहाँ बैठते हैं, मैं छात्रों से कह रहा हूँ, तो उस जगह पे पेस्ट कर लें और उसको ध्यान दें। एक बार आपका तकरीबन 45 मिनट बर्बाद होगा और बर्बाद क्या होगा, आपके काम ही आने वाला है। उसको एनालाइज कर लें, उसका विश्लेषण कर लें और कायदे से समझ लें। आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कहाँ पे धातुएं हैं, कहाँ पे अधातुएं हैं, कहाँ पे उपधातुएं हैं। उसके लिए पूरे चैप्टर को बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा। और भी इन 3 चैप्टर में जो हमने बताया आपको, यही आप बाकी सारे चैप्टर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो आपकी जो भी बुक हो, सभी किताबें अच्छी हैं, मैं किसी प्रकाशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपके पास सिलेबस भी लिमिटेड है केमिस्ट्री में, क्योंकि हाई स्कूल में विज्ञान के अंतर्गत ही सर 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपका बस ये है कि बहुत सीमित है कोर्स आपका और आप अपने स्तर से उसको बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलें। साथ में ये ध्यान रखें कि उन क्वेश्चंस का प्रारूप जरूर याद रखें जो कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, बट सर मैंने अक्सर फिजिक्स में देखा है कि मेरे समय से एक विद्युत मोटर नाम का क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता था और जनित्र वगैरह आते थे। तो इन 3 में से कोई एक आता ही है, तो जो पहले से पता है, देखिए जो निश्चित है उसको जरूर पकड़िए। अनिश्चित की तरफ भागने से अच्छा है कि निश्चित पे अपनी पकड़ बनाइए। तो केमिस्ट्री में हाई स्कूल के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। इंटरमीडिएट में सर थोड़ा व्यापक है, लेकिन कम समय में समाप्त करता हूँ। पहला चैप्टर पढ़ता है आपका ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट। तो मैं एक्चुअली जो ब्रिलियंट हैं वो ब्रिलियंट हैं, उन्हें कोई अलग से उनके लिए कुछ रिफर्बिश करने की ज़रूरत उनको नहीं है, लेकिन ये है कि उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। और हमें सर पढ़ाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि यदि पढ़ा लिखा बच्चा है जिसके पास खुद का सेंस बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, वो अगर मेरे पढ़ाने से लाभान्वित हो रहा है तो मैं अच्छा शिक्षक नहीं हूँ। अगर लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा जो कि अक्सर पढ़ाई से कतराता है, वो मेरी क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है, इट मीन्स मेरी शिक्षा का, मेरा मोड ऑफ टीचिंग सार्थक हो रहा है।
तो वहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ टिप्स लेके चलेंगे कि जैसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, तो उसमें 3 चीज़ें कन्फर्म आती हैं। घनत्व से संबंधित जो सूत्र होता है, फिर एक शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, शॉर्टकी दोष फ्रैंकल दोष, वो लेके चलेंगे। विलेन चैप्टर जो है पूरी तरीके से आंकिक है, फॉर्मूले हैं, मोलैलिटी, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन इत्यादि चीज़ें, इनको ध्यान में रखें। और यहाँ पे एक चीज़ हम और ऐड करना चाहते हैं इंटरमीडिएट के लिए कि आप न्यूमेरिकल से घबराते बहुत हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है जब आप 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 अंकों का न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के चले आते हैं, फिर घर आके चेक करते हैं तो आपको लगता है इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ 3 लाइन्स लिखनी थी और इसको मुझे 5 नंबर मिल रहे थे। तो इस तरीके से गलती ना करें, न्यूमेरिकल का हवा कतई ना क्रिएट करें, न्यूमेरिकल को समझें। न्यूमेरिकल तो मुझे लगता है थ्योरी से ज़्यादा भी आसान होता है। केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ सर इस चैप्टर को मैंने कई बार पढ़ाते वक्त महसूस किया कि कुछ जगहों पे बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे लेके चलते हैं कि टॉपिक क्या है, एक्चुअली उन्हें ये पता नहीं होता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका थीम क्या है। जैसे सर ये प्रोग्राम हो रहा है तो इस प्रोग्राम की एक थीम है गुरु जी की पाठशाला, ये बच्चों के लिए है। अगर इस थीम से हम हटके कुछ और बात करें तो शायद बच्चे उतना ज़्यादा लाभान्वित नहीं होंगे। तो इसी प्रकार केमिकल काइनेटिक्स में हमें थीम को हमेशा याद रखना है। केमिकल काइनेटिक्स में सीधा चीज़ें चलती हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, यानी कि स्पीड रिएक्शन की कितनी, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। फिर आगे एक चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन, उसमें अधिशोषण अवशोषण में अंतर, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, बिल्कुल पूछा जाएगा। और आपके एग्ज़ाम हो फिर आप हमें किसी माध्यम से सोशल मीडिया पर अवगत करा सकते हैं कि सर आपने ये गलत बताया था, ये नहीं आया। हम दावा करते हैं जो आएगा। और फिर द्रव स्नेही, द्रव विरोधी साल, कोई भी सॉल्व बनाने का ब्रेडिंग आर्क मेथड, प्लस 2 मार्क्स में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो धुआं है, जो कोहरा है, इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इजी भी कर रहे हैं। यदि आपका परिक्षेपण माध्यम गैस दिया गया है तो परिक्षिप्त प्रावस्था चाहे जो कुछ हो वो एरोसॉल की कैटेगरी में आएगा। इसके आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं सर, तो वहाँ पे 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक फिनॉल से रिलेटेड है, एक क्लोरोबेंजीन से। फिनॉल और क्लोरोबेंजीन छात्रों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए फिनॉल और बेंजीन। उसके अलावा हम सीधे सीधे चलते हैं बड़े चैप्टर। पी ब्लॉक एलिमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में तो कुछ ऐसा है कि 3 या 4 बड़े चैप्टर आप उठा लीजिए, आप पासिंग मार्क वहीं स्कोर कर लेंगे। एक पढ़ता है बायोमॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु, उसमें डीएनए आरएनए में डिफरेंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो बायो में उन्होंने डीएनए आरएनए पढ़ा होता है, उसी को छापने की फिराक में रहते हैं। आप ये ना करें, बायोलॉजी में दिया गया है वो अच्छी बात है, लेकिन केमिस्ट्री में उसके कंपोजिशन के बारे में बहुत ज़्यादा से अच्छे से समझाया गया, वहाँ से आप देख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी में अच्छा नहीं समझाया गया, लेकिन आप उसको भी लेके चलें। आप चित्र पे ध्यान देते, चित्र से मार्क नहीं मिलते हैं, आप साथ में ध्यान दें कि कंपोजिशन क्या है। और इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन फिनॉल को बताया है, डीएनए आरएनए के बारे में याद रखिए, अमीनो एसिड और इत्यादि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, समय कम पड़ जाएगा बताने के लिए। लेकिन मेरा अंतिम से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि एक चीज़ ध्यान रखें, जो निश्चित है उस पर ज़रूर ध्यान दें, अनिश्चित की तरफ ज़्यादा परेशान होने से ज़्यादा बेहतर है कि हम निश्चित को जरूर पकड़ें। धन्यवाद। तो निश्चित को जरूर पकड़ें, ये मूल मंत्र है। केमिस्ट्री के जो शिक्षक हैं रोहित सिंह जी का, उसको जरूर पकड़ें सभी परीक्षार्थी, और सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। हम आखिरी राउंड में अब चलेंगे। बहुत बातें हो गई कि शिक्षकों का क्या करना चाहिए और उन्होंने क्या टिप्स आपको दिए, खासकर जो बोर्ड के एग्ज़ाम के जो परीक्षार्थी हैं। लेकिन एक बात हम चाहते हैं कि पहली पाठशाला जो है वो परीक्षार्थियों की घर होता है, परिवार होता है या माता पिता होते हैं। हम सीधे तौर पर चूँकि बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उनका प्रेशर होता है अपने बच्चों पर। ऐसे में गुरजन लोग जो हैं, उन अभिभावकों को, उनके घर वालों को वो क्या टिप्स देंगे अपने लाडले के लिए कि क्या वो प्रेशर ना बनाएं और किस तरीके से अपने बच्चों पर ध्यान दें और कैसे वो सफलता हासिल करें। तो अभिभावकों के लिए गुरजन अगर कुछ बताते हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा। जैसा कि कोई भी विद्यार्थी अगर कहीं संस्था में पढ़ रहा है तो किसी भी विद्यार्थी का गार्जियन हो, सीधी सी बात है वो पढ़ाने के लिए ही तो उसका एडमिशन कराए या कुछ अच्छा करे। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ जाता है स्टूडेंट को। जैसे मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में घर का जो भी वर्क होता है किया, थोड़ा बहुत किया है। लेकिन ये होता है कि इस टाइम जो पढ़ाई का दौर अब इस समय ज़्यादा है कि अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों को, तो जितने भी गार्जियन हैं थोड़ा बच्चों पर प्रेशर कम रखें और उनको खुद ध्यान दें उनके ऊपर कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं
तो विद्यालय में इन्फॉर्म कर दें, उनके संबंधित टीचर से, क्लास टीचर से सूचना दे दें उनको, ताकि उस बच्चे पर अच्छे से टीचर भी ध्यान दे सके। तो क्या करना चाहिए अभिभावकों को, ये बताया फिजिक्स के जो शिक्षक हैं अभिषेक मौर्य जी ने। अब हम हिंदी की जो शिक्षिका हैं प्रतिभा सिंह जी, वो अभिभावकों को उनसे क्या अपील करना चाहेंगी, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी? सर, मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ पेन है वहीं गेन है। तो इस समय जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा तकलीफ़ उठानी होगी। मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो लिखने वाला काम ज़्यादा करते हैं। वो एक पढ़ाई से बचने के लिए, याद करने से बचने के लिए ज़्यादातर वो लिखने वाला काम करते हैं। और वो बस बुक सामने उनके खुली है, वो उसमें देख रहे हैं, दिमाग इधर चल रहा उधर चल रहा, उनके दिमाग में फितूर जिसको कहते हैं एक शब्द में, तो एक कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो गार्जियन को ये समय समय पर वाच करते रहना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है कि केवल ये बुक खोल के बैठा है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ गार्जियन मीटिंग जब होती है तो उस अभिभावक मीटिंग में जब आते हैं गार्जियन, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि पढ़ तो भैया 4 घंटे रहा था, पढ़ तो 6 घंटे रहा था। तो इसका मतलब है कि वो पढ़ तो 4 घंटे रहे हैं, 6 घंटे रहे हैं, लेकिन उसमें 4 घंटे वो इधर उधर हैं और 2 घंटे शायद वो पढ़ रहे हैं। तो वो लर्निंग करें इस समय, अपने टाइम को बिना मतलब लिखने में बर्बाद ना करें। और मेरा तो अपना मानना है कि इस समय जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ट्यूशन ज़रा अगर कम कर दें अपना, क्योंकि ये एक ट्यूशन जैसे फैशन बन गया है कि बच्चे उठाए, कॉलेज आए, कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वहाँ से गए, बैग रखे, ट्यूशन चले गए, यानी वो टाइम पास करते हैं। मेरे हिसाब से तो, मेरे अकॉर्डिंग उन्हें गार्जियन को चाहिए कि इस समय वो ट्यूशन ना भेजें और ये देखें कि बच्चा पढ़ भी रहा है कि पढ़ाई के नाम पे खिलवाड़ कर रहा। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि अगर हो सके तो, अगर कभी कभी ये होता है कि किसी में पेरेंट्स दोनों पढ़े होते हैं, मदर भी हो सकता है पढ़ी हों और फादर भी पढ़े हों, तो उनको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा बोल के पढ़े, मेरे हिसाब से कि अगर बच्चा बोल के पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई जो होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, सटीक तरीके से होती है। तो बच्चों को बोल के पढ़ना चाहिए। हालांकि बच्चे कहते हैं कि मैम, जैसे हम लोग भी अगर क्लास में समझाते हैं कि मैम बोल के पढ़ने में, लेकिन मेरे घर में भी ऊपर की पोर्शन में किराए पर बच्चे हैं, मैं देखती हूँ कि जो उसमें गर्ल्स हैं वो बोल बोल कर पढ़ती हैं और मुझसे जब उनकी बातचीत होती है तो वो खुद कहती हैं कि मैम जब मैं बोल के पढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से याद होता है, क्योंकि तब माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता, इधर उधर जाता नहीं है। तो मेरा तो अपना मानना है कि बच्चों को थोड़ा, अरे चिल्ला चिल्ला नहीं पढ़िए, लेकिन बोल बोल के पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। कुछ बच्चों का, जैसे मेरे यहाँ का एक बच्चा है इस समय PCS रैंक में है, हमारे यहाँ वो टीचर भी हैं मैथ्स के, और मिस्टर RJ वर्मा, उनका बेटा है, इस समय कस्टम में है। और उनसे मेरी बात होती है तो वो हमेशा कहते हैं, शशांक से मुझसे जब बात होती कि मैम जब मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता था तो मेरी एक आदत थी कि मैं म्यूजिक चला लेता था, और धीरे धीरे तो ये बच्चों के अपने हैं कि हो सकता है उनको म्यूजिक चलाने से वो धीरे धीरे चल रही, उनको याद हो रहा हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बच्चों को बोलकर पढ़ना चाहिए। बच्चे, अभी बच्चियां भी ये बात कर रही थी कि भटकाव नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेट होकर आप पढ़िए। और चूंकि आप यहाँ पेरेंट्स की बात हो रही थी, तो पेरेंट्स को इस समय पेन उठाना पड़ेगा। अब आप, बच्चा उस कमरे में बैठा है, 4 घंटे पढ़ रहा, 5 घंटे पढ़ रहा, आपको लग रहा कि हम तो आराम से लेटे हैं, बच्चे पर ध्यान ज़रूर देना होगा, पैनी नज़र रखनी होगी, तो शायद सार्थक रिजल्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। और आपने बताया कि चूँकि ये आई इंडिया के स्टूडियो से गुरजनों की पाठशाला है, ये खाली बोर्ड एग्ज़ाम के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए ही नहीं है, ये उन अभिभावकों के लिए भी आपका सुझाव है, आपकी अपील है कि पेन है तो गेन है, कैसे वो निगाह रखें अपने बच्चों पर जब वो पढ़ते हैं, और पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको बखूबी ढंग से जो है हिंदी की जो शिक्षिका थी प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने बताया है। तो इस पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप अमल करेंगे और सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। अंग्रेजी के जो शिक्षक हैं अनूप सूरज जी, वो अभिभावकों के लिए सर क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को, पूरे चैनल को, कि आपने इस तरह की मुहिम चलाई हुई है जिससे हमारे तमाम वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स लाभान्वित हो सकें और उन्हें अपने इस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आगे के करियर को किस तरह से बेहतर बनाना है, अपनी बेहतरी के लिए, अपने भविष्य निर्माण के लिए वो तैयारी कर सकें। इस मुहिम के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद और हृदय से आभार।
धन्यवाद। अब मैं आता हूँ पेरेंट्स की, जहाँ तक की बात आती है तो किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए, मान लेते भोजन बहुत अच्छा बना है, बनाने वाले कुक बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको सर्व सही से नहीं किया गया है, प्रॉपर वे में उस सर्विस नहीं है। पहले चावल परोस दिए गए, उसके बाद पूड़ी दे दी गई, लास्ट में पता लगा सलाद दी जा रही है और सब्जी का कहीं पता नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है या खाने वालों को वो स्वाद नहीं मिलता है। हमारी ये चूक हो गई, उनको गिल्टी कॉन्शियस फील नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम देखें, चाहे वो शिवाजी रहे हों, चाहे राम रहे हों, लक्ष्मण रहे हों, कृष्ण रहे हों, स्वामी विवेकानंद जी रहे हों, उनके गुरुजनों ने उनको आगे बढ़ाने में रोल प्ले किया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहे मदर के रूप में एडिसन की माँ रही हो, चाहे अब्राहम लिंकन की माँ रही हो, चाहे शिवाजी की माता जी जीजाबाई रही हो, ऐसे तमाम नाम हैं, ध्रुव प्रहलाद, बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, जिनमें पेरेंट्स के रूप में या माता ने या पिता ने या दोनों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और संपूर्ण विश्व में भारत का डंका एक बार फिर से बजेगा, हमारा भारत विश्व गुरु होगा। ये मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से सभी अभिभावकों को देना चाहता हूँ। सो प्लीज़ कोऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट योर रोल, प्ले योर रोल सिंसियरली एंड ऑनेस्टली in for the shaping of future and career of your wards, of your issues, of your children. Thank you. तो अंग्रेजी के शिक्षक अनूप सूरज जी, जिन्होंने बताया कि अभिभावकों को बोर्ड के एग्ज़ाम के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे वो वाचिंग करें, कैसे कोऑपरेट करें और कैसे वो फ्रेंडली उनके साथ रहें। बहुत ही बखूबी ढंग से उन्होंने बताया। ऐसे अभिभावक अगर उनका कोऑपरेट करते हैं तो उनका होनहार बच्चा जो एक दिन ज़रूर कमाल करेगा, ये उन्होंने कायदे से बता दिया। अब हम गणित के जो शिक्षक हैं अनुराग दीक्षित जी, वो अभिभावकों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, मैथमेटिक्स देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बोझ बना करके सॉल्व नहीं कराया जा सकता। आप उसको बैठने पर मजबूर कर सकते हो, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकते हो। आप मैथमेटिक्स के लिए अभिभावक का इतना ही रोल है कि आप उसको पर डे आप उसको फ़ायदे समझाइए, आप उसको जागरूक करिए, मोटिवेट करिए। मोटिवेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप उसको ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स आप रटा नहीं सकते। अगर मैथमेटिक्स वो फ्यूचर में आगे लेना चाहता है या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स को छोड़ के आप किसी भी कंपटीशन में नहीं बैठ सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, IAS PCS से लेकर के लेखपाल की भर्ती तक, बैंक से लेकर के CA बनने तक, आपको मैथमेटिक्स तो देना ही देना है। तो आप मैथमेटिक्स के लिए अपने बच्चे को जागरूक करिए। आप उसके छोटे छोटे आप उसको बताइए कि आप गार्जियन हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर रूरल एरियाज में रहते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं। आप उसमें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बच्चों से बताइए कि ठीक है, हम आज से 1-5 क्वेश्चन आपको देखेंगे। आप अब वो नहीं कर रहा है या कर रहा है, आप थोड़ा टीचर से संपर्क में रहिए, बताइए और उसको डेली मोटिवेट करिए कि आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। बेटा मैथ नहीं पढ़ोगे तो आपको ये आगे आपको नुकसान होगा, आप फ्यूचर में कोई भी जॉब नहीं पा सकते हो। बेटा बिना मैथमेटिक्स, अब तो IAS PCS जैसे एग्जाम में भी गवर्नमेंट ने मैथमेटिक्स को कंपलसरी कर ही दिया है, तो इसके सिवा आप कहीं नहीं जा सकते हो। इसीलिए चाहे वो बायो का बच्चा हो चाहे जो हो, बेसिक मैथमेटिक्स सबको आनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आप मोटिवेट करिए अपने बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे। अगर वो सॉल्व कर रहा उस समय उसको डिस्टर्ब मत करिए। अगर वो रोज सो रहा है 1 घंटे बाद सो जाए, 2 घंटे बाद सो जाए, खाना खाने के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं डिस्टर्ब करिए। जब वो पढ़ चुकेगा उसके बाद वो करेगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बिगड़ती है तो फिर मन नहीं लगता। तो उसको आप लगातार जो जितना कर रहा करने दीजिए। तो गणित विषय के लिए गणित की तरह आपने समझा दिया कि कैसे गणित की तरह अपनाएं अभिभावक और कैसे उस पर गणित विषय अनिवार्य हो चुका है। तो इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर कोई ऐसा दबाव ना बनाएं, उन्हें उनके मुताबिक रखें, लेकिन वाच भी करते रहें। आपने बहुत बखूबी ढंग से बताया। केमिस्ट्री के रोहित सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे कि वो अभिभावकों को क्या टिप्स देंगे, क्या उन्हें सुझाव देंगे कि वो अपने बच्चों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। जी धन्यवाद सर। सर आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अभी इस पूरे सत्र के दौरान 3 प्रश्न ऐसे हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं, और मैं मैसेज के साथ उन तीनों बातों को अभी उत्तर देते हुए अपनी बात को कन्वे करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी पुस्तक विद्यार्थी पढ़ें।
गुड। मैं कतई यहाँ पे किसी भी प्रकाशन का प्रचार नहीं करूँगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि हर विद्यालय अपने से योग्य शिक्षक हैं हर जगह सर, और अच्छे प्रकाशन चलते हैं, हर एक प्रकाशन अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं दुनिया में, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपसे पेरेंट्स से यानी कि अभिभावकों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रामचरितमानस सिर्फ इतनी मोटी होती है, आप वर्षों पढ़ते हैं, कब आपको पूरी याद हो जाती है? अधिकांश लोगों को नहीं याद हो पाती है। जो केमिस्ट्री की बुक है वो तो महाभारत से भी मोटी है, और आप बच्चों से अपेक्षा ये करते हैं, बच्चे पे इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं नहीं आप यही पढ़ो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिक्षक बंधुओं से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो बच्चों पे बर्डन ना बनाएं, क्योंकि जो इतनी मोटी सर किताब आती है वो इसलिए आती है कि नीट की तैयारी बच्चा करना चाहता है वो भी इसी में से कर ले, IIT की इसके लिए, बीटेक के लिए, हर चीज़ के लिए जो एकमात्र किताब पढ़ने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, सरकार ने स्वयं पुस्तकें दी हैं सर, इतनी पत्ती पत्ती दो हैं। कंफ्यूज किया जाता है जानबूझ के बच्चों को कि आप ये नहीं ये प्रकाशन पढ़ो, फला फला पढ़ो, बच्चा दिन भर उसी में गिन्नी घोटता रहता है, उसको कुछ अच्छा नहीं ज्ञान हो पाता है। मैं सर, मेरे एक बच्चे ने बताया कि सर ये किताब आप पढ़ के देखिए, मुझे बच्चे ने बताया, मैंने पढ़ा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो बुक जो NCERT की सरकार ने UPMSP यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर है, आप वहाँ से हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं, या बहुत कम कीमत पे सर 39, 40, 35 रुपये की कीमत की किताबें उपलब्ध हैं। और सर इन किताबों का सबसे बड़ा मैं फ़ायदा आज बच्चों को बताना चाह रहा हूँ, जो शायद मुझे लगता है कि 100 में से 90 बच्चों को नहीं पता होगा, और शायद अध्यापक भी कभी कभी इतना वर्क रहता नहीं ध्यान दे पाते हैं। सर एक बार मेरे एक बच्चे ने कहा कि सर पता है केमिस्ट्री में 100 मार्क्स क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि सब कुछ तो कर ले जाते हैं, वो जो कन्वर्जन होता है कैसे प्राप्त करेंगे कब, उसमें कोई नई चीज़ पड़ जाती है और सर उसमें चूक जाते हैं, 2 नंबर कम पड़ जाते हैं। तो वो बात मैंने ध्यान रखी सर। फिर एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये NCERT बेस्ट है। तो मैंने पूछा कि, उसने कहा सर 2016 के बाद जब से NCERT के प्रश्न डाले जाने लगे रसायन विज्ञान में, तब से कोई भी ये जो सरकारी पुस्तक है इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, और हम ढूंढते हैं पूरे महासागर में। तो सर हमें यकीन नहीं हुआ, हमने ऑब्जर्व किया और उस बच्चे की बात सही थी। तो 2016 के बाद जो आपके 100 नंबर केमिस्ट्री में कभी कभी नहीं पूरे होते हैं, वो ऑर्गेनिक कन्वर्जन, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब, ऐसे करके सर एक सेक्शन आता है, करीब 5 से ज़्यादा अंकों का होता है। तो मुझे लगता है सर वहाँ पे बच्चे चूकते हैं अक्सर, बच्चे नहीं कई बार सर अध्यापकों को चूकना पड़ता है। तो उसके लिए बच्चे बहुत ग्रंथों को खोल डालते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है सर। जो पतली सी किताबें आती हैं NCERT की, जो सरकार ने खुद रिकमेंड की हैं, तो उसमें से सर 2016 के बाद मेरा ऑब्जर्वेशन है एक भी सवाल उससे बाहर से नहीं पूछा गया है। तो मेरा बच्चों से विनम्र निवेदन है कि आपके पास जो भी प्रकाशन है उसको पढ़ें, लेकिन कम समय में तैयारी के लिए आप UPMSP पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, या 35 या 40 रुपये की कीमत की आती है पुस्तक, वो खरीद लीजिए, क्योंकि सरकार ने जो रिकमेंड की है, जाहिर सी बात सरकार उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगी तो सरकार भी उसके लिए उत्तरदायी होगी। तो ये सर पहला हो गया कौन सी पुस्तक पढ़ें। दूसरा मेरा मैसेज है सर अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि सर मैं रसायन शास्त्र के साथ साथ दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का भी छात्र रहा हूँ, तो मुझे ये कहने में गुरेज नहीं होता है कि ये जो अनावश्यक प्रेशर है या बच्चों पे मत बनाइए। चलिए मान लीजिए बच्चे पे आप एक बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि 100 में 100 अंक ले आए, ठीक है, 100 में 100 नहीं ला पाया, 99 ले आया, तो क्या बच्चा बेकार हो गया? मैं कतई इस चीज़ को नहीं मानता कि 100 वाला बहुत अच्छा है, 99 वाला बहुत बेकार है। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे को जीवन के उद्देश्यों की जो सफलता है वो प्राप्त होनी चाहिए, और ये अंक वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं। हाँ एक चीज़ है कि बच्चे ने साल भर पढ़ा, आपने पढ़ाया, बहुत सारा त्याग तपस्या आपने की, उसके लिए बच्चों से अपेक्षा की जानी सर जायज़ है, लेकिन अनावश्यक अपेक्षा करना बहुत गलत है। और मैं प्रबल विरोधी हूँ इसका कि बच्चों की उम्मीद करना 100 में 100 क्यों नहीं लाया, 93 पे ही क्यों रुक गया, 96 पे क्यों रुक गया। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि सर बच्चों को प्रायोरिटी नहीं देते, बेटा तुम 100 में लाए, अच्छा आगे आओ हम तुम्हें सम्मानित करेंगे, आप तो बेटा 98 लाए, आप तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। सर यहाँ से मनोबल टूटता है, डिमोरलाइज होते हैं बच्चे, तो ये नहीं होना चाहिए गार्जियन। दूसरा मेरा ये मानना है सर मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कि स्ट्रेस तो किसी चीज़ का ज़रूरी है ही नहीं, तनाव नाम की चीज़ ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए, लेकिन सर कहीं मैंने ये भी पढ़ा था, अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस, यानी काम के प्रति परवाह तभी होगी जब थोड़ी सी स्ट्रेस होगी। तो इतनी सी स्ट्रेस होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस का पहाड़ नहीं होना चाहिए। परवाह कहते हैं। जी, स्ट्रेस का एक वो बोझ नहीं होना चाहिए हमारे पास, एक छोटी सी स्ट्रेस होनी चाहिए, काम के प्रति वो लगन पैदा करे ऐसी स्ट्रेस। और अंत में सर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि छात्रों के ऊपर अनावश्यक बोझ न बनाएं, और
बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। लास्ट सर एक क्वेश्चन मेरा अभी अनुत्तरित है, वो ये था कि सभी बच्चे जब बैठे थे, बच्चों का सेशन चल रहा था, तो हमारे सभी छात्रों ने एक गुजारिश की थी कि हम अपने शिक्षकों से पूछना चाहते हैं कि आज वो जिस मुकाम पे हैं वो कैसे हैं। ये सभी का था और शायद मुझे लगता हम सब भूल रहे थे। इसको सर बहुत शार्ट में विद इन 40 सेकेंड में हम कंप्लीट करते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, जो सीता इंटर कॉलेज के छात्र हैं, सबसे बड़ी बात है कि कहीं कोई तेज नहीं होता। अभी मैम भी बता चाहिए, कोई धीमा नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो आज की डेट में मुझे 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी द्वारा भी। इसके अलावा पुरस्कार मिलने के अलावा इसी पिछली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे मुझे उत्तर प्रदेश के राजभवन में आमंत्रित किया गया था माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा। प्लस उसी शाम को मुझे स्वल्पाहार पर भी आमंत्रित किया गया था। अगले दिन चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी हमें आमंत्रित किया था और उसके लिए मुझे बहुत सम्मान मिल चुके हैं। सर जैसे मैं इस विद्यालय में आया, सबसे पहला मुझे सम्मान इसी चीज़ का मिला कि आप स्वयं योग्य हैं। तो सर मैं ये आज जो एक ग्लैमरस लाइफ मेरी देखते हैं मेरे आसपास के बच्चों को, लगता है कि सर ने कैसे अचीव किया होगा। सर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं पढ़ने के टाइम सर एक औसत छात्र था, मात्र औसत छात्र था। कभी कभी तो सर मैं फर्स्ट डिवीज़न के लिए भी तरसा हूँ। हाई स्कूल में भी कुछ नंबर्स हैं और ग्रेजुएशन में भी। तो मेरे घर वालों ने भी मुझसे ऐसे कहना शुरू कर दिया कि क्या आप कमज़ोर हैं सर, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट रखा सर, विश्वास रखा। और मैंने कहा इस मिथक को मैंने तोड़ा है कि कमज़ोर कमज़ोर होता, तेज़ तेज होता है। सर ये कभी भी हो सकता है। सर मैं कभी कमज़ोर नहीं था, एक्चुअली मैं क्या पढ़ना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए मैं दिमाग शार्प था, बट सर वो टारगेट नहीं अचीव कर पाता था। तो कभी कभी हम औसत छात्र रहे हैं, कमज़ोर तो नहीं था बिल्कुल, लेकिन सही निशाना। जी कमज़ोर छात्र तो नहीं थे सर, लेकिन बहुत तेज भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद सर यूनिवर्सिटी में टॉप करना, एक लेवल पर 2-2 स्वर्ण पदक प्राप्त करना, ये सर मैं वो छात्र हूँ जिसने कभी फर्स्ट डिवीज़न के लिए तरसती हुई निगाहों से देखा कि फर्स्ट डिवीज़न क्या होता है। और आज वो ऐसा छात्र हूँ कि विश्वविद्यालय में मुझे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप मत मान के चलिए कि बच्चा अगर केमिस्ट्री में 100 में नहीं ला पाया है 100 तो बेकार हो गया, केवल 73 लाया तो बेकार नहीं। वो बच्चा अगले दिन क्या कमाल करेगा आप भी नहीं जानते, इसलिए अनावश्यक दबाव कृपया ना बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो सेशन था आपने देखा, ये उस विद्यालय का सेशन था जो 22 साल से सीतापुर में यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो टॉपर्स है वो देता है। और वहाँ के गुरजन थे, इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे गुरजन हैं जो आज टॉपर्स की ही सूची देते आ रहे हैं। लेकिन जो आज इन्होंने गुरुजी ने जो पाठशाला लगाई थी, ये उन कमज़ोर बच्चों को, और उनके लिए आपने बहुत अच्छी तरीके से जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं रोहित सिंह, उन्होंने बताया कि वो अपने को कमज़ोर न माने, ये न माने कि वो बेकार हो गए। आप फर्स्ट डिवीज़न आने के लिए तरसते थे, आज वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये सारे बहुत सारे अनुभव आज आई इंडिया के स्टूडियो में आकर के आप लोगों ने साझा किया। और अभिभावकों से, जो परीक्षार्थी हैं वो जो बोर्ड की परीक्षाएं देंगे अभी, उनके लिए जो आप लोगों ने सुझाव दिए, टिप्स दिए, तो आई इंडिया ये चाहेगा कि आप उस पर अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सीतापुर का नाम रोशन करेंगे। हम फिर आपको जल्द मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।